Good morning, students. Welcome to Shortcut, chapter number 8, Sudha Murthy, class 10th, from Hindi textbook. सुधा मूर्ति का नाम आपने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। इनके जीवन के बारे में ये पाठ है और किस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में इन्होंने अपना योगदान दिया है, किस प्रकार से जो हमारा पुरुष प्रधान समाज है उसमें इन महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सुधा मूर्ति ने कितना योगदान दिया है, इसके बारे में ये चैप्टर है। तो चलिए देखते हैं कि क्या इनके जीवन की यात्रा जो थी वो बहुत आसान थी या उनको भी स्ट्रगल करना पड़ा। अप्रैल 1974 की बात है। अब बात की जा रही है 1974 की। बेंगलुरु में गर्मी पड़ने लगी। भारतीय विज्ञान संस्थान के परिसर में गुलमोहर के बड़े बड़े वृक्ष लाल रंग का फूलों से लदे झूम रहे थे। 1974 की बात है, गर्मी पड़ने लगी थी बेंगलोर में और जो गुलमोहर के पेड़ थे भारतीय विज्ञान संस्थान उसके परिसर मतलब आंगन में उसके जो पूरा कंपाउंड रहता है वहाँ पर गुलमोहर के वृक्ष जो थे वो झूल रहे थे। कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा समाप्त कर एक छात्रा हॉस्टल की ओर जा रही थी कि उसकी दृष्टि नोटिस बोर्ड पर लगे एक विज्ञापन पर पड़ी। अब एक लड़की जो कि कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा कंप्यूटर साइंस की क्लास खत्म करके अपने रूम की ओर जा रही थी हॉस्टल के लिए, तो एक नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस छपा हुआ था। विज्ञापन में लिखा था, प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल कंपनी टेल्को जो टाटा के द्वारा खरीदी गई है, टेल्को जो कि ऑनर जिसके टाटा हैं की ओर से नौकरी के इच्छुकों के लिए था। यानी कि जो भी नौकरी का इच्छुक व्यक्ति है वो टेल्को से टाटा से कांटेक्ट करे, ये एक नोटिस वहाँ पर लगा हुआ था। कंपनी को योग्य और परिश्रमी इंजीनियरों की आवश्यकता थी। चौंकाने वाली बात थी, छोटे अक्षरों में लिखा था, महिला उम्मीदवार आवेदन ना भेजें। तो यहाँ पर जो एक बहुत ही विचित्र बात इस नोटिस के साथ ये थी कि इसके अंतिम पंक्तियों में लास्ट में एक लाइन लिखी हुई थी कि जो महिला उम्मीदवार है, फीमेल कैंडिडेट्स नॉट अलाउड। उसने एक बार नहीं 2 बार पढ़ा। हाँ, यही तो लिखा था, यानी कि इसी लाइन को बार बार पढ़ के देखा गया, लेकिन लाइन तो वही की वही थी और उसे नौकरी की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि उसे विदेश से स्नातकोत्तर परीक्षा के बाद रिसर्च की डिग्री के लिए छात्रवृत्ति मिलने की पेशकश हो चुकी। अब सुधा मूर्ति की बात की जा रही है, उनको नौकरी की कोई ज़रूरत नहीं थी। उनको इवन स्नातकोत्तर परीक्षा जो पोस्ट ग्रेजुएशन की जो परीक्षा रहती है उसके बाद उनको रिसर्च के लिए डिग्री के बाद रिसर्च के लिए उनको छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप मिलने की पहले से ही पेशकश हो चुकी थी, यानी कि बात हो चुकी थी कि आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। वह स्वयं भी विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती थी, वो खुद भी विदेश जाना चाहती थी और हायर एजुकेशन लेना चाहती थी। लेकिन ये भेदभाव जो देखा उन्होंने कि महिलाओं को यहाँ पर आवेदन देने के लिए मना किया गया, ये देखकर स्त्री पुरुष में इतनी असमानता बात उसे कुछ पची नहीं, यानी कि इतनी ज़्यादा भेदभाव को देखकर उन्हें अच्छा नहीं लगा। वो अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम स्थान पर आती थी, यानी हमेशा फर्स्ट रहती थी। कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा में पुरुष सहपाठियों में अकेली लड़की थी। देखिए, बाकी सब जो लड़के थे लेकिन ये अकेली ही महिला थी उस क्लास के अंदर। नहीं, उसे कुछ तो करना ही होगा, इस भेदभाव को सहना उसके बस की बात नहीं, वह इसका विरोध करेगी और डट कर करेगी। तो यानी कि इस भेदभाव के खिलाफ उन्होंने लड़ना शुरू किया और किस प्रकार से आगे उन्होंने इस पर विजय पाई, आगे देखिए। उसने अपनी डायरी में आवश्यक सूचनाएं लिखी और तेजी से हॉस्टल की ओर चल दी। उसने निश्चय किया कि वह टेल्को कंपनी के सर्वोच्च अधिकारी को सूचित करेंगी कि उनकी कंपनी इस प्रकार का न्याय कर रही है। उसे उस सर्वोच्च अधिकारी का नाम मालूम तो नहीं था, लेकिन इतना पता था कि टाटा समूह के प्रमुख JRD टाटा हैं। अभी जो टाटा ग्रुप है उसके प्रमुख जो थे, जो इसके मालिक थे, वो थे JRD टाटा। और इन्होंने निश्चय किया कि ये इस भेदभावपूर्ण नीति की जानकारी इसके मालिक को जरूर देना चाहेंगे। उसने एक पोस्ट कार्ड लिया और JRD टाटा को संबोधित करते हुए लिखा, आपने भारत में लोहा इस्पात, रासायनिक पदार्थ, कपड़ा, मशीनों के बड़े बड़े उद्योग लगाए हुए हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना में बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया है। सौभाग्य से मैं इसी संस्थान में पढ़ रही हूँ। मैं हैरान हूँ कि टेल्को जैसी कंपनी स्त्री पुरुष के बीच भेदभाव इस प्रकार से करती है। तो यानी कि पोस्ट कार्ड के द्वारा इन्होंने टाटा ग्रुप के जो मालिक थे JRD टाटा, उनको सूचित किया कि इस प्रकार का भेदभाव आपके इतने बड़े ग्रुप, इतनी बड़ी कंपनी के द्वारा किया जाना, ये बात उचित नहीं है। 10 ही दिन में कंपनी ने उसे तार भेजा। कंपनी के खर्चे पर पूना बुलाया गया। 10 दिन में इनको वापस तार मिला और कंपनी
के खर्चे पर इनको साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू के लिए पुणे बुलाया गया। ये पूरी तैयारी के साथ पुणे पहुंची। इनका जो साक्षात्कार इनकी इंटरव्यू शुरू हुआ, काफ़ी तकनीकी प्रश्न पूछे गए जिनके वे सही सही उत्तर देती रही, यानी कि जो टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे गए इनके फील्ड से रिलेटेड, उसका सबका जवाब इनके पास था। तभी एक बुजुर्ग सज्जन ने बड़े प्यार से इनसे कहा, तुम जानती हो कि हमने महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे क्यों लिखा था? क्योंकि यहाँ फैक्ट्री में मुख्य कार्यस्थल पर किसी महिला की नियुक्ति नहीं होती। तुम्हारी जैसी मेधावी लड़कियों को अनुसंधान शालाओं में जाकर कार्य करना चाहिए। अब उस व्यक्ति ने, उस बुजुर्ग ने कहा कि ये जो फैक्ट्री है, ऐसी जगहों पे महिलाओं की नियुक्ति नहीं होती है और तुम जैसी होनहार लड़की, मेधावी मतलब होनहार लड़की की जो जगह है वो अनुसंधान यानी कि जो रिसर्च लैब्स होती हैं वहीं पर है। तुम वहाँ जाकर कोई ऐसा रिसर्च करो जिससे देश का नाम और ज़्यादा रोशन हो सके। लेकिन हमें कहीं से तो शुरुआत करनी होगी, नहीं तो कभी भी कोई महिला आपकी फैक्ट्री में कार्य नहीं कर पाएगी, उसने दृढ़ता से कहा। अब सुधा मूर्ति का जवाब था कि हमें कहीं तो शुरुआत करनी होगी ना। अगर हम सोचेंगे कि महिलाएं कभी इसमें आ ही नहीं सकती हैं, तो फिर इस तरीके से तो कभी भी आपकी किसी भी फैक्ट्री के अंदर कोई महिला उम्मीदवार नहीं काम कर पाएगी। एक लंबे साक्षात्कार के बाद अंत में उस वृद्ध सज्जन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, यह शुरुआत तुमसे ही की जाती है, बधाई हो। अब वो बुजुर्ग उम्मीदवार ने, जो वृद्ध सज्जन थे जो कि इनका इंटरव्यू ले रहे थे, अंत में उन्होंने हार मानी और कहा कि ठीक है, तो चलो हम शुरुआत तुमसे ही करते हैं। टेल्को में इंजीनियर के पद पर नियुक्त यह प्रथम महिला इंजीनियर थी, यानी कि फर्स्ट महिला थी जो कि इंजीनियर के पद पर टेल्को में चुनी गई। उनका नाम था सुधा कुलकर्णी। सुधा कुलकर्णी का विवाह टेल्को में ही कार्यरत श्री नारायण मूर्ति के साथ हुआ। सुधा कुलकर्णी का ब्याह जो था वो नारायण मूर्ति के साथ हुआ। 8 वर्ष तक टेल्को को अपनी सेवाएं देने के बाद 1982 में उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया और बेंगलुरु में अपने पति श्री नारायण मूर्ति के साथ इन्फोसिस कंपनी खोली। अब इन्होंने वहाँ से रिज़ाइन किया और इन्फोसिस कंपनी अपने पति के साथ मिलकर खोल ली बेंगलुरु में। दोनों की मेहनत और लगन से इन्फोसिस ने दिन दोगुनी और रात चौगुनी उन्नति की। सुधा मूर्ति 1996 में इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन बनी। अब इनकी कंपनी आगे बढ़ने लगी और 1996 में इनको चेयरपर्सन की पदवी मिली। इस फाउंडेशन के माध्यम से वे सामाजिक विकास के अनेक कार्य कर रही हैं। उन्होंने कर्नाटक राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में एक कंप्यूटर और लाइब्रेरी की योजना बनाई और उसे कार्यरूप दिया। अब इन्होंने बहुत सारे, इनकी जो फाउंडेशन है, इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं समाज सुधार के भी, जिसमें खासकर स्कूलों में, कर्नाटक के जितने भी स्कूल हैं, हर एक स्कूल में एक कंप्यूटर, एक लाइब्रेरी की इनकी योजना थी और इसको इन्होंने पूरा किया। सुधा मूर्ति ने स्वयं को अब पूर्ण रूप से समाज सुधार के लिए समर्पित कर दिया। बेल्लारी, बीजापुर, हुबली आदि के अस्पतालों को उच्च तकनीकी चिकित्सा उपकरण उपलब्ध करवाए। यानी कि अब की बात करें तो इन्होंने पूरे तरीके से अपने आप को एक सोशल सर्विस में डोनेट कर दिया, समझ लीजिए, यानी पूरे तरीके से सोशल सर्विस में ही लगी रहती हैं। ये जो हॉस्पिटल्स जो हैं, यहाँ पर जो हाई लेवल के उपकरण, हाई लेवल के जो इक्विपमेंट्स रहते हैं वो इन्होंने काफ़ी उपलब्ध करवाए हैं। कांची में कैंसर हॉस्पिटल, औरंगाबाद, बेल्लारी, गुलबर्ग, पुट्टुमडाई, बेंगलुरु आदि में चिकित्सा सहायता तथा उस्मानाबाद जिला उड़ीसा में के कालाहांडी और आंध्र प्रदेश के सूखा पीड़ित क्षेत्र में राहत कार्य भी करवाए। यानी कि जहाँ भी जरूरत पड़ी है इन्होंने अपना योगदान दिया है। उनके अथक प्रयास से कर्नाटक के 800 से अधिक गांवों में कंप्यूटर शिक्षा पर 1 करोड़ रुपया लगाया गया और 3000 से अधिक पुस्तकालय खोले गए। देखिए, 1000 करोड़ से अधिक खर्चा किया गया कंप्यूटर एजुकेशन पे और 3000 से अधिक पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरीज खोली गई। उन्होंने गरीब बच्चों को सहायता दी, स्कूलों की इमारतों का निर्माण करवाया, अधिकतम अंक लाने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति दी और गांव में लगभग 300 कंप्यूटर वितरित किए। तो ये सब उनके जो योगदान हैं जो कि उन्होंने सेवा के क्षेत्र में दिए हैं। 13 पुस्तकों की लेखिका, इन्होंने 13 पुस्तकें लिखी हैं। सुधा मूर्ति को उनके कार्यों के लिए अनेक पुरस्कार दिए गए हैं, जिनमें कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार, ओजस्विनी पुरस्कार, मिलेनियम महिला शिरोमणि पुरस्कार, वुमन ऑफ द ईयर 2002, राजलक्ष्मी पुरस्कार आदि ये कुछ पुरस्कार हैं जो इनको मिले हैं। सुधा मूर्ति ने अपनी उपलब्धियों से महिलाओं का मार्ग प्रशस्त किया। आज इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में पढ़ने वाली छात्रों में से 50% संख्या लड़कियों की है। यानी कि इनका ही एक प्रयास था जिसके कारण आज हम देख रहे हैं कि जितने भी इंजीनियरिंग जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज हैं, उसमें आधे से ज़्यादा संख्या लड़कियों की है, लगभग 50% है। अनेक उद्योगों में मशीनों के बीच लड़कियां कुशलता से कार्य कर रही हैं। जिस मार्ग पर चलकर सुधा मूर्ति ने अपनी प्रतिभा, लगन और परिश्रम से सफलता की ऊंचाइयों को छुआ,
उस मार्ग पर नई पीढ़ी को आगे बढ़ता देखकर वे खुशी से फूली नहीं समाती। महिलाओं की सफलता पर वे कह उठती हैं, हमारा मार्ग कठिन अवश्य है किंतु चलना जरूरी है। यानी कि ये इन्हीं का एक अथक प्रयास था जिस कारण से जो महिलाओं की स्थिति में आज बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। महिलाओं ने किस प्रकार से इंजीनियरिंग के क्षेत्र में या मशीनें जो हैं उनके बीच में भी आज महिलाएं काम कर रही हैं। तो इनका कहना है कि हमारा मार्ग जो है कठिन जरूर है, लेकिन इस पर हमें चलना तो होगा ही। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार जो सुधा मूर्ति थी उन्होंने अपने जीवन में जबकि इनके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी विदेश जाकर पढ़ने की, विदेश जाकर इनको रिसर्च के लिए भी सामने से ऑफर था, लेकिन इन सब को छोड़कर इन्होंने समाज को, हमारे सिस्टम को बदलने की ठानी और ऐसा करने में ये सफल भी रही। तो ये था हमारा चैप्टर। होप यू एंजॉयड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।